हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी टूल्स पर। तो आज का टॉपिक है हमारा दर्रे। तो दर्रे के क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले आप दर्रे का थ्योरी वाला पार्ट देख लेना। वो डिस्क्रिप्शन में हमने उसका लिंक डाल दिया है, तो आप उसको पहले देख लेना, उसके बाद इसके क्वेश्चंस करना। तो हम क्वेश्चंस पे डायरेक्ट शुरू करते हैं, लेकिन आपको पहले थ्योरी पार्ट देखना है। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर देख लेना। पहले वो वीडियो देखना, लगभग 14 मिनट का वो वीडियो है, उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन करना। तो आइए हम क्वेश्चन डायरेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमने इसका जो डिस्क्रिप्शन वाला पार्ट है वो करा दिया था। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है सेला दर्रा कहाँ स्थित है। तो सेला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। सेला दर्रा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। सेला दर्रा अरुणाचल प्रदेश। पालघाट जो है वो केरल में स्थित है, और केरल में ये नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य में स्थित है। भोरघाट महाराष्ट्र। भोरघाट और थालघाट, थालघाट और भोरघाट दोनों महाराष्ट्र में स्थित हैं, और पालघाट केरल में नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य में स्थित है। सेला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। लिपुलेख उत्तराखंड में। उत्तराखंड में और भी कई दर्रे स्थित हैं। माना दर्रा, माना उत्तराखंड में स्थित है। लिपुलेख उत्तराखंड में स्थित है, और नीति दर्रा भी उत्तराखंड में स्थित है। इसके अलावा आगे ले जाने का रास्ता क्या है? जोजिला दर्रा। तो दो ज़िलों को जोड़ता है, ऐसा समझ लो, हमने ऐसा बताया था। दो ज़िले कौन कौन से हैं? श्रीनगर और लेह। तो ले जाने का रास्ता क्या है? जोजिला दर्रा। यानी कि श्रीनगर को लेह से जोड़ता है जो दर्रा, वो है जोजिला दर्रा। नाथुला दर्रा स्थित है सिक्किम में। सिक्किम में दो दर्रे कौन से स्थित है? नाथुला सिक्किम है, और एक और दर्रा बताया था नाथुला सिक्किम और जेलेपला, वो भी सिक्किम में स्थित है। फिर आगे 2006 के लगभग मध्य में भारत और चीन के बीच व्यापार को बढ़ाने के लिए पुनः खोला गया था नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा जो कि सिक्किम में स्थित है, ये पुनः खोला गया था 2006 में, क्योंकि बंद कर दिया था भारत और चीन के बीच जो संबंध बिगड़ गए थे उसके कारण। फिर आगे पहाड़ी दर्रे कुछ हैं, जैसे माड़ा दर्रा उत्तराखंड में। उत्तराखंड में अभी बताया था आपको, वीडियो में देख लेना आप, ये सारे टॉपिक करा दिए गए था, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में, बनिहाल भी जम्मू कश्मीर में, और नाथुला सिक्किम में, नीति दर्रा उत्तराखंड में। ये सारे टॉपिक करा दिया था, इसलिए वहाँ जाके वो वीडियो देखना, तब इसको देखना आप। तो उस वीडियो में हमने एटलस के थ्रू उसकी डायरेक्शन और उसका लोकेशन सब चीज़ें बता दी थी, तो वो वीडियो पहले देखना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उसके बाद आप ये क्वेश्चंस करना। बुमला दर्रा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में दो दर्रे जो बताए थे वो बुमला है पहला, अरुणाचल प्रदेश, और दिफू दर्रा भी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। जेलेपला सिक्किम में। जेलेपला और नाथला दोनों सिक्किम में स्थित हैं। मुलिंगला उत्तराखंड में स्थित है। शिपकिला और रोहतांग दोनों हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। तो रोहतांग ये नीचे दिया भी है, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश। रोहतांग के बाद माना दर्रा, तो नीति उत्तराखंड। नीति दर्रा जो है माना दर्रा उत्तराखंड में। मुलिंगला ये भी उत्तराखंड में स्थित है। तो और लिपुलेख जो है वो भी उत्तराखंड में स्थित है। अब पर्वतीय दर्रों का पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम लगाना था, तो शिपकिला हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हिमाचल प्रदेश सपोज ये है, इसके बराबर उत्तराखंड है, उत्तराखंड में लिपुलेख दर्रा है। नाथुला सिक्किम में, सिक्किम यहाँ का ही है। फिर बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में यहाँ का ही है। तो पूर्व से पश्चिम की ओर ये क्रम लगाना था। अगला टॉपिक है हिमरेखा एवं हिमनद। तो इसके क्वेश्चन आते नहीं हैं, लेकिन थोड़ा बहुत दिया है तो देखना पड़ेगा। तो हिमालय में हिमरेखा है, तो हिमरेखा जो है वो 4300 से 6000 मीटर के मध्य पूर्व में पाई जाती है। हिमालय के पूर्व भाग में हिमरेखा 4300 से 6000 मीटर के मध्य के बीच पूर्व में पाई जाती है हिमरेखा। सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? तो सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन जो है वो सबसे बड़ा हिमनद है विश्व का। चौराबाड़ी ग्लेशियर स्थित है, तो चौराबाड़ी ग्लेशियर केदारनाथ मंदिर के उत्तर में स्थित है। चौराबाड़ी ग्लेशियर। हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति सबसे अधिक है। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में अवस्थित हिमनद कौन सा है? तो मिलाम हिमनद का नाम ध्यान रखना है। जो मिलाम हिमनद है वो उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में अवस्थित हिमनद है। मिलाम हिमनद उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पठार। तो पठार की थ्योरी हम देख लेते हैं पहले। तो पठार में सबसे पहले हम कुछ नाम देखते हैं, जैसे मारवाड़ का पठार, फिर मालवा, फिर बुंदेलखंड, बागेलखंड मेघालय का पठार है। उसके बाद है छोटा नागपुर पठार है। डेक्कन प्लेट्यू है, छोटा नागपुर पठार है। छत्तीसगढ़ का बस्तर का पठार है। तो ये सब कहाँ है पहले हम लोकेशन देखते हैं, उसके बाद आते हैं। तो दोस्तों ये भारत का मैप दिखाया गया है, फिजिकल मैप है ये। तो इसमें कौन कौन सा पठार कहाँ स्थित है? तो देखो अरावली पर्वत ये है, और अरावली के बराबर में आपको ये मेवाड़ का पठार दिख रहा है, या मारवाड़ का पठार।
तो इसके ठीक अरावली के ये पूर्व में है। फिर ये है मालवा का पठार, फिर बुंदेलखंड का पठार ये है, नीचे है, इसके नीचे बुंदेलखंड के नीचे है बागेलखंड का पठार। तो जैसे कि हमने देखा यहाँ ये अरावली पर्वत है, फिर ये मेवाड़ का पठार है, मेवाड़ के बाद बुंदेलखंड, फिर ये बागेलखंड है, फिर ये मालवा का पठार है, उसके बाद यहाँ छोटा नागपुर पठार है, फिर ये बस्तर का पठार है, बस्तर का पठार है। फिर नीचे अगर साउथ में चलें तो डेक्कन प्लेट्यू है, जिसे दक्कन का पठार कहते हैं इसको। नीचे ये जो पार्ट है पूरा ये काफ़ी बड़ा है, तो इसको डेक्कन प्लेट्यू कह देते हैं, दक्कन का पठार कह देते हैं इसको। डेक्कन प्लेट्यू के बाद ये बस्तर का पठार है, दंडकारण्य या बस्तर का पठार कह देते हैं इसको, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ। फिर उसके बाद लास्ट में जब यहाँ पूर्वोत्तर भारत की ओर चलते हैं तो यहाँ एक जो ये पठार आता है ये मेघालय का पठार आता है। तो मेघालय का पठार इसको पार करने के बाद है ये छोटा नागपुर पठार जो है, इसको डेक्कन प्लेट्यू का ही पार्ट माना जाता है। ये जो पठार है आपका मेघालय का पठार, ये इसी का पार्ट माना जाता है एक तरह से। तो हम समझते हैं, सबसे पहले हमने लोकेशन देखी, अब एक एक करके इसको पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मारवाड़ का पठार या मेवाड़ का पठार। तो आपने ये देखा था जैसे ये अरावली है, तो अरावली के पूर्व में था ये मारवाड़ या मेवाड़ का पठार। मेवाड़ का पठार जो था पूर्वी राजस्थान का उत्थान था, अरावली के पूर्व में, ये पश्चिम में नहीं, अरावली के पूर्व में। जैसे कि आपने यहाँ देखा ये अरावली पर्वत ये है और इसके पूर्व में ये है, और ये पूर्वी राजस्थान, जैसे ये राजस्थान है, राजस्थान का पूर्वी पार्ट, ये पूर्वी है ये पश्चिमी है, तो राजस्थान के पूर्वी पार्ट में स्थित है मारवाड़ का पठार। तो मैप में भी जैसे कि हमने देखा ये राजस्थान का पार्ट, ये राजस्थान का पार्ट है, तो राजस्थान का ये पूर्वी भाग में ये मेवाड़ का पठार अरावली के पूर्व में स्थित है। तो ये देख लिया था, जैसे राजस्थान का ये पूर्वी पार्ट होता है, ये पश्चिमी पार्ट होता है, तो पूर्वी पार्ट में है ये, और ये अरावली के ये पूर्व में स्थित है मेवाड़ का पठार। नेक्स्ट आगे चलते हैं। 250 से 500 मीटर पूर्व की ओर ढाल लिए हुए है, तो ये ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। विंध्य काल के ये सैंडस्टोन, शेल्स और लाइमस्टोन से बना हुआ है, यानी कि बलुआ पत्थर, शेल और चूना पत्थर से बना हुआ है। तो इसमें थोड़ा सा ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये किस किस पत्थर से बना है। तो सैंडस्टोन और विंध्य काल के ये सैंडस्टोन, शेल्स और लाइमस्टोन, यानी कि बलुआ पत्थर, शेल और चूना पत्थर से बना है। अब ये पत्थर कैसे होते हैं, क्या होते हैं, वो हम चट्टानों में पढ़ेंगे, जब चट्टानों की बारी आएगी तब। अभी के लिए आप लर्न कर लीजिए, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, शेल, इन तीनों चट्टान प्रणालियों से बना है। बनास नदी यहाँ बहती है। अब नदियों का एक क्रम याद रखना है आपको। वैसे तो हम नदियों के टॉपिक में जब आएंगे तब ये पूरा पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए आपको पठार पढ़ने के लिए नदियाँ ध्यान रखनी है। तो नदियों में ये जैसे यमुना नदी है, गंगा नदी में मिलती है सबसे पहले, गंगा में मिलती है यमुना, यानी कि गंगा नदी ये है और इसकी सहायक नदी यमुना है। अब यमुना की जो सहायक नदियाँ हैं उसमें यहाँ से स्टार्ट होती है ये चंबल नदी। तो चंबल की भी अन्य सहायक नदियाँ हैं। तो चंबल की सहायक नदी इधर बनास नदी है, फिर काली सिंध है, ये पार्वती है, फिर बेतवा, धसान और ये केन। फिर गंगा की और भी हैं, तो गंगा की नहीं पढ़नी है अभी, हमने केवल गंगा की अगर देखें तो देखो यमुना है, गंगा की जो सहायक नदी है वो यमुना है, तमसा, सोन। वैसे 3 सहायक नदियाँ नीचे से जो आ रही हैं, यानी कि ये जो चल रहा है गंगा नदी इस तरह बह रही है, और यहाँ से जो मिलेंगी नदियाँ उसको हम ये लेफ़्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कहेंगे, यानी कि लेफ़्ट की ओर जो बाएं ओर की सहायक नदियाँ हैं। और ये जो नदियाँ यहाँ से मिल रही हैं ये दाईं ओर की सहायक नदियाँ हैं। तो दाईं ओर की गंगा की सहायक नदियों में यमुना, तमसा, सोन, ये याद रखना है। अब सोन में भी ये जो 2 हैं, तो ये गंगा की सहायक नहीं है, ये अब सोन की सहायक कहलाएंगी। तो सोन की सहायक कौन सी है, रिहंद और कोयल। तो ये तमसा है, ये गंगा की सहायक नदियाँ। अब यमुना इस तरह निकल रही है, तो यमुना में ये इतनी सारी नदियाँ जो मिल रही हैं, तो ये यमुना की सहायक नदियाँ कहलाएंगी। तो यमुना की सहायक नदियों में चंबल, सिंध, बेतवा, केन। तो ये यमुना की सहायक नदियाँ आपको क्रम से याद रखना है। ये यमुना है, यमुना की सहायक नदियों में चंबल, सिंध, बेतवा और केन। अब इनकी भी सहायक नदियाँ, जैसे चंबल की सहायक नदियाँ इधर बनास, फिर काली सिंध और पार्वती, ये सब चंबल की सहायक नदियाँ हैं। तो चंबल की सहायक नदी में आती है बनास, काली सिंध, पार्वती। फिर सिंध जो है वो तो पता ही है आपको, यमुना की सहायक नदियों में कौन कौन सी थी, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। तो चंबल हो गया, सिंध हो गया, फिर बेतवा। अब बेतवा यमुना की सहायक नदी है, और बेतवा की भी सहायक नदी कौन सी है, धसान। तो धसान बेतवा की सहायक नदी है। फिर केन।
आगे आगे तो चंबल की आपको अभी इस तरह ध्यान रखना है। जैसे चंबल यमुना में मिलती है और चंबल की सहायक नदियों में बनास नदी आती, काली सिंध और पार्वती आती है। तो बनास नदी जो है वो मालवा के पठार से ही बहती है। अभी जो हम मालवा नहीं, मारवाड़ के पठार से। तो हमारी बनास नदी जो है वो कहाँ से बहती है? मारवाड़ के पठार से। नेक्स्ट जो पठार है हमारा, नेक्स्ट पठार है मालवा का पठार। तो मालवा का पठार कहाँ है? अरावली के सबसे इधर देखा था हमने, जो पहला पठार था मारवाड़ का पठार, मारवाड़ के बराबर में जो है वो मालवा का पठार है। लोकेशन हम देख ही चुके हैं। अब मारवाड़ के पठार की खास बात जो है वो उत्तर में चंबल नदी के बीहड़ स्थित है। चंबल नदी जो हमने देखी थी वो पठार में जल निकासी की दो प्रणालियाँ हैं। मालवा का पठार में जल निकासी की दो प्रणालियाँ हैं। एक तो जो बे ऑफ बंगाल की ओर नदियाँ बहती हैं वो इधर की तरफ जाती हैं, और मालवा के इधर की साइड कुछ नदियाँ हैं जो अरब सागर की ओर जाती हैं। तो इसको दो दो जल निकासी की दो प्रणालियों में विभाजित करता है मालवा का पठार नदियों को। काली मिट्टी पाई जाती है मालवा के पठार में, काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। और उत्तर में चंबल नदी और दाहिने तट की सहायक नदियाँ जैसे काली सिंध और पार्वती से बहती है। तो काली सिंध और पार्वती हम देख ही गए हैं। तो बनास नदी तो मारवाड़ के पठार पर थी, और चंबल उत्तरी हिस्से में थी, और काली सिंध और पार्वती दक्षिणी हिस्से में थी। तो ये देखने की बात यह है, जो मालवा का पठार है उसमें चंबल नदी आती है, काली सिंध और पार्वती भी आती है। तो यहाँ से हमें मालवा के पठार में जो देखा वो उत्तर में चंबल नदी बह रही थी, और दाहिने तट की सहायक नदियाँ जैसे काली सिंध और पार्वती, ये दोनों भी मालवा के पठार के ही भाग थी। काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता था। जल निकासी की दो प्रणालियाँ, एक तो नदियाँ इधर जाती हैं बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी की ओर, और दूसरी नदियाँ इधर जाती हैं अरब सागर की ओर। पठार में जल निकासी की दो प्रणालियाँ देख चुके हैं हम। और उत्तर में चंबल नदी के बीहड़ कहाँ हैं? यहाँ मालवा के पठार में। अब मालवा के पठार के बाद बारी आती है बुंदेलखंड के पठार की। तो यहाँ से पठार हमने देखे थे, जैसे ये अरावली है, ये मेवाड़ है, फिर हम मालवा का पठार पढ़ चुके हैं, फिर बुंदेलखंड का पठार पे आते हैं, इसके बाद बागेलखंड पढ़ेंगे। तो इसके बाद आता है हमारा बुंदेलखंड का पठार। तो बुंदेलखंड का पठार में ये यमुना नदी है, यमुना नदी के नीचे बुंदेलखंड का पठार। मालवा हम पढ़ चुके हैं, तो बुंदेलखंड के पठार के बारे में पढ़ते हैं अब। बुंदेलखंड के पठार के नीचे ये विंध्य पर्वत है। तो इसमें कौन कौन सी चट्टान प्रणालियाँ पाई जाती हैं? तो बुंदेलखंड के पठार में ग्रेनाइट एवं नीस चट्टान प्रणालियाँ पाई जाती हैं। उत्तर प्रदेश के 5 जिले और मध्य प्रदेश के 4 जिले इसमें शामिल हैं। 4 जिले आते हैं मध्य प्रदेश के और उत्तर प्रदेश के 5 जिले। बुंदेलखंड के पठार की बात हो रही है, ग्रेनाइट एवं नीस चट्टान प्रणाली से बनाई है। विंध्य से यमुना की ओर ढाल लिए हुए है। तो विंध्य से यहाँ से विंध्य जो है ये, इससे यमुना ऊपर है, तो ऐसे ढाल लिए हुए उधर की तरफ। आगे सेनील स्थलाकृति की विशेषता पाई जाती है, ये रट लेना। सेनील स्थलाकृति की विशेषता पाई जाती है यहाँ। नदियाँ कौन कौन सी यहाँ? बेतवा, धसान, केन नदियों द्वारा उकेरा गया है। तो नदियों में हमने यहाँ देखा था बेतवा, ये धसान बेतवा की सहायक है, और केन। तो बेतवा, धसान, केन ये तीनों नदियाँ जो हैं बुंदेलखंड द्वारा उकेरी गई हैं, यानी कि बुंदेलखंड में आती हैं। बनास कहाँ आ रही थी? तो ये मारवाड़ के पठार में। काली सिंध और पार्वती और चंबल जो थी वो आ रही थी मालवा के पठार में। बेतवा, धसान, केन ये तीनों आ रही हैं बुंदेलखंड के पठार में। नेक्स्ट आता है बागेलखंड। तो बागेलखंड, जैसे मालवा है ये बुंदेलखंड है, यहाँ बागेलखंड था। तो बागेलखंड में माइकल रेंज के पूर्व में है, ये माइकल रेंज के पूर्व में, और पश्चिम में लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, और पूर्व में ग्रेनाइट से बना है। सबसे पहले ये जानना है माइकल रेंज के ये पूर्व में स्थित है। तो माइकल रेंज आप पढ़ चुके हैं, पर्वत में हमने देखा था कि जब से सतपुड़ा, महादेव और मैकाल को ही माइकल रेंज कह दिया यहाँ। तो सतपुड़ा जो पर्वत है, विंध्य के नीचे सतपुड़ा था, सतपुड़ा की ही महादेव था और मैकाल था, इसका विस्तार था। तो मैकाल पर्वत के जो है वो पूर्व में स्थित है, यानी कि इसके मैकाल पर्वत के पूर्व में, इधर ईस्ट की तरफ। तो इसकी लोकेशन सबसे पहले समझ में आ गई, मैकाल पर्वत के पूर्व में स्थित है। पूर्व पश्चिम में तो ये लाइमस्टोन और सैंडस्टोन से, और पूर्व में ग्रेनाइट से बना है। उत्तर में इसमें सोन नदी। तो जैसे ये नदियाँ थीं, तो बेतवा, धसान, केन इसमें तो बुंदेलखंड आ रहा था, और सोन नदी जो है यहाँ बागेलखंड आ रहा था। नेक्स्ट जो इसकी विशेषता है, पठार का मध्य भाग उत्तर में सोन नदी जल निकासी और दक्षिण में महानदी प्रणाली के बीच पानी का विभाजन करता है। यानी कि सोन और महानदी के बीच ये, जैसे यहाँ दिया है ये
बागेलखंड है, ऊपर सोन नदी और नीचे महानदी प्रणाली के बीच जल का विभाजन करता है। नेक्स्ट है हमारा डेक्कन प्लेट्यू यानी कि प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार कहाँ है, तो इसकी लोकेशन हम देख चुके हैं। भारत का सबसे नीचे वाला ये जो पार्ट है ये प्रायद्वीपीय पठार कहलाता है। तो प्रायद्वीपीय पठार क्या है कि प्रायद्वीपीय पठार की सबसे बड़ी इकाई है, मतलब जितने भी पठार हैं उसमें सबसे बड़ी इकाई प्रायद्वीपीय पठार ही है। और ये बेसाल्टिक लावा पठार से बना है। बेसाल्टिक लावा चट्टानें इसमें पाई जाती हैं। बेसाल्टिक लावा चट्टानों में Fe+Mg यानी कि आयरन और मैग्नीशियम पाया जाता है, जिसके कारण इसकी मिट्टी का कलर ब्लैक होता है। ब्लैक कलर की चट्टान पाई जाती है यहाँ बेसाल्टिक लावा पठार के कारण, क्योंकि यहाँ चट्टान प्रणाली बेसाल्टिक है। बेसाल्ट मतलब बेस पाया जाता है, क्षारीय टाइप की यहाँ है। और जिसमें एसिड पाया जाता है उसमें सिलिका पाया जाता है। तो सिलिका SI क्या कहते हैं, SI सिलिका इसमें नहीं पाया जाता, ये बेसाल्टिक है, इसलिए इसमें Fe+Mg पाया जाता है, जिसके कारण इसका रंग जो है वो ब्लैक है। नेक्स्ट आता है छोटा नागपुर पठार। तो छोटा नागपुर पठार कहाँ था, तो यहाँ जो ये पठार है ये छोटा नागपुर पठार है। और नीचे दंडकारण्य या बस्तर का पठार ये छत्तीसगढ़ में स्थित था। तो ये इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानना है, तो ऐसे ही देख लेना, दंडकारण्य या बस्तर का पठार छत्तीसगढ़ में स्थित था। और छोटा नागपुर पठार कहाँ है, तो ये चीज़ देखना है। तो छोटा नागपुर पठार के बारे में जानना है, जो वो झारखंड, वेस्ट बंगाल और छत्तीसगढ़ 3 राज्यों में इसका विस्तार है। बागेलखंड के पूर्व में भारतीय प्रायद्वीप के उत्तर पूर्व में स्थित है। भारतीय प्रायद्वीप जैसे ये इंडिया का ये पार्ट है नीचे वाला डेक्कन प्लेट्यू, तो इसके तो उत्तर पूर्व में स्थित है। और बागेलखंड के पूर्व में, यहाँ कहीं बागेलखंड था, बागेलखंड का पूर्व ये है, तो पूर्व में स्थित है। ओके, 3 राज्यों में विस्तृत है, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल में। नदियाँ इसमें कौन कौन सी आती हैं, स्वर्णरेखा, कोयल और दामोदर। स्वर्णरेखा, कोयल और दामोदर 3 नदियाँ स्थित हैं। स्वर्णरेखा का आपने नाम सुना होगा, वेस्ट बंगाल में है। कोयल, दामोदर ये सब वेस्ट बंगाल की तरफ की नदियाँ हैं, तो इसलिए। और वेस्ट बंगाल में ही छोटा नागपुर पठार है, तो ये वहाँ की नदियाँ हैं। चट्टान कौन कौन सी हैं यहाँ, तो आर्कियन यानी कि आर्कियन चट्टान प्रणाली पाई जाती है, गोंडवाना और धारवाड़। तो इन चट्टानों की 3 विशेषता ये है कि धारवाड़ में तो आयरन और कोल पाया जाता है, आयरन के लिए धारवाड़ प्रसिद्ध है। फिर गोंडवाना में कोयला पाया जाता है और आर्कियन में ग्रेनाइट पाया जाता है। तो ये तीनों चट्टान प्रणालियाँ जो हैं वो छोटा नागपुर पठार में स्थित हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा लगभग पूरे इंडिया में जो 60% डिपॉजिट्स है वो यहाँ पाया जाता है छोटा नागपुर पठार में। यानी कि कहने का मतलब ये है, छोटा नागपुर पठार जो है वो खनन उद्योग के उद्देश्य से बहुत अच्छा है। और यहाँ काफ़ी ज़्यादा डिपॉजिट्स पाए जाते हैं, यानी कि खनिज लवण और बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं अधिक मात्रा में, तो इसका महत्व भी अधिक है। इसके बाद लास्ट जो आता है वो मेघालय का पठार है। तो मेघालय का पठार कैसा है, तो जैसे कि हमने ये देखा था, ये पूर्वोत्तर भारत है। और पूर्वोत्तर भारत में ये गारो, खासी, जयंतिया, फिर मिकिर, रेंगमा, बराइल, फिर उसके बाद है पटकाई बम, नागा हिल, मनी हिल, मीज़ो हिल, त्रिपुरा हिल, ये बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ चुकी हैं पर्वतों में। तो ये आपको याद रखनी चाहिए, सारी लोकेशन याद होनी चाहिए। तो यहाँ गारो, खासी और जयंतिया 3 पहाड़ियाँ आपको यहाँ दिख रही हैं। तो ये गारो जो है ये दिखाई गई है, ये चट्टान प्रणाली जो है। फिर ये कुछ गैप बीच में आता है और गैप के बाद में यहाँ एक सेकंड, राजमहल की पहाड़ियाँ कुछ यहाँ स्थित हैं। तो मैप में जैसे देखना, ये राजमहल पहाड़ियाँ लिखा है, तो राजमहल पहाड़ियाँ जो हैं वो स्थित हैं। फिर यहाँ ये गारो पहाड़ियाँ ये लिखा है, आपको यहाँ दिख रहा होगा, एक सेकंड, ये तो राजमहल पहाड़ियाँ हैं। फिर ये है गारो पहाड़ियाँ, ये इस जगह ये गारो पहाड़ियाँ हैं। और बीच में फिर ये गैप आता है, ये जो गैप है, फिर यहाँ से ये पर्वत उधर की तरफ जो ये शुरू होता है। तो ये जो है वो था हमारा मेघालय का पठार ये। तो मेघालय का पठार उत्तर पूर्व भारत में है और ये गारो पहाड़ी है और ये राजमहल पहाड़ियाँ हैं। तो इसके बीच में जो गैप ये बनता है ये गारो राजमहल गैप कहलाता है। तो गारो राजमहल गैप क्या है ये समझ में आ गया आपको। ये गारो पहाड़ियाँ हैं, ये राजमहल पहाड़ियाँ हैं। फिर यहाँ से शुरू होता है ये मेघालय का पठार। तो मेघालय के पठार के बीच में ये जो गारो की वजह से और ये राजमहल पहाड़ियाँ की वजह से ये जो गैप है, तो इसको कहते हैं हम गारो राजमहल गैप। और ये पठार एक तरह से प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग कहा जाता है, ये बस इसकी वजह से अलग हो गया है, ये गैप की वजह से।
तो अब जान लेते हैं इसके बारे में। जो गारो राजमहल गैप देखा हमने, या मालदा गैप, तो ये क्यों ज़रूरी है? ये चावल की विविधता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ जलोढ़ मिट्टी अच्छी खासी पाई जाती है। तो जलोढ़ मिट्टी अच्छी होती है तो यहाँ चावल की खेती भी बहुत अच्छी होती है। विविध तरह की यहाँ चावल की किस्में पाई जाती हैं, तो इसलिए ये प्रसिद्ध है। राजमहल पहाड़ियों से आगे उत्तर पूर्व तक विस्तृत है। कौन सा पठार? हमारा मेघालय का पठार। गारो राजमहल गैप या मालदा गैप भी इसे कहते हैं। इसके द्वारा ये प्रायद्वीपीय पठार के मध्य भाग से अलग है। यानी कि हमने बताया था जो प्रायद्वीपीय पठार है उसी का भाग था ये। जैसे ये भारत है, भारत के प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग था ये मेघालय का पठार, लेकिन ये गारो राजमहल गैप या मालदा गैप द्वारा अलग कर दिया गया है प्रायद्वीपीय पठार के मध्य भाग से। आगे आगे पश्चिमी सीमा में इसकी कामोदेश बांग्लादेश आता है। तो पश्चिम में इसके क्या है? कामोदेश और बांग्लादेश। कामोदेश बांग्लादेश में है तो वो पश्चिम में आता है। जैसे कि यहाँ ये पठार है, पठार के पश्चिम में जो है वो कामोदेश बांग्लादेश आता है। सॉरी, पश्चिम, ये पश्चिम इधर है कामोदेश, क्योंकि इधर की तरफ बांग्लादेश ही पड़ता है। तो आगे देख लेते हैं। उत्तर में इसमें ब्रह्मपुत्र नदी और दक्षिण में सुरमा मेघना नदियों का तक ढलान है। तो नदियाँ ध्यान में रखनी है थोड़ी सी। तो ये तो पता ही है कि ब्रह्मपुत्र नदी उत्तर पूर्व की ओर है, तो उत्तर में यही नदी होगी, और दक्षिण में सुरमा और मेघना नदियाँ हैं। शिलांग पठार का उच्चतम बिंदु है। तो मेघालय की कैपिटल आपको पता ही है शिलांग है, तो शिलांग पठार का क्या है? उच्चतम बिंदु है। अब आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस रट लो जल्दी से। भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्टिक निर्मित लावा शैलों का निर्माण किस काल में हुआ? तो काल का अभी हम कुछ देख ही नहीं रहे हैं, काल हम लास्ट में देखेंगे। अभी के लिए रट लेना जो, ये तो आपको पता ही है। दक्कन का पठार किससे बना है? तो Fe+Mg से बना था, ये बताया था आपको, Fe+Mg। और बेसाल्टिक लावा चट्टान, तो बेसाल्टिक निर्मित लावा शैलों का निर्माण ये कब हुआ था? तो ये क्रिटेशियस युग में हुआ था। अभी के लिए रट लेना। मेघालय का पठार क्या है? तो प्रायद्वीपीय खंड का ही भाग है, जो गारो राजमहल गैप द्वारा अलग कर दिया गया है या मालदा गैप द्वारा अलग किया गया है। तो अभी अभी बताया था आपको, मेघालय का पठार किसका भाग है? प्रायद्वीपीय खंड का ही एक भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं। तो प्रायद्वीपीय पर्वत जो निर्मित हुए हैं भारत के अतिरिक्त, वो पेलोजोइक महाकल्प में हुए हैं। तो पेलोजोइक महाकल्प या ये काल जो कब से शुरू होता है कब तक है, इसमें किसका निर्माण हुआ है, ये हम लास्ट में देखेंगे, बिल्कुल लास्ट में। अभी इसका कोई सीन नहीं है, तो इसलिए इसको लास्ट में देखेंगे। अभी के लिए बस आप याद कर लेना, भारत के अतिरिक्त जो प्रायद्वीपीय पर्वत का निर्माण हुआ है तो वो पेलोजोइक महाकल्प में हुआ है। छोटा नागपुर पठार का सर्वाधिक घना बसा जिला धनबाद है। धनबाद कहाँ है? धनबाद झारखंड में है। तो छोटा नागपुर पठार में तीन तीन राज्यों का विस्तार पाया जा रहा था, आपने देखा था। तो उसमें से एक झारखंड था और झारखंड का जिला धनबाद है। तो ये क्यों प्रसिद्ध है? ये खनन उद्योग, क्योंकि यहाँ आपने देखा था 60% अराउंड जो डिपॉजिट्स है वो छोटा नागपुर पठार में पाए जा रहे थे। 60% जो खनिज हैं वो छोटा नागपुर पठार में पाए जा रहे थे। तो ये खनिज है, तो खनन उद्योग का विकास और औद्योगिकरण के लिए ज़रूर प्रसिद्ध होगा ये। तो धनबाद इसी के लिए प्रसिद्ध है। छोटा नागपुर पठार एक अग्र गंभीर है, तो ये रट लेना अभी के लिए। उसके बाद कुछ लोकेशंस दी गई हैं यहाँ, तो ये पहचाननी है। तो लोकेशंस आप देख लेना। ए में रिफ्ट घाटी है, यहाँ रिफ्ट वैली है। रिफ्ट वैली क्या थी? तो यहाँ से जो विंध्य और सतपुड़ा था वो रिफ्ट वैली से ही बना था। तो विंध्य और सतपुड़ा, जैसे अरावली था, विंध्य था, सतपुड़ा था, ये आपको पढ़ाया था। तो विंध्य और सतपुड़ा था जो वो रिफ्ट घाटी से बना है, तो वो हम फिजिकल ज्योग्राफी में देखेंगे। अभी के लिए आप इतना समझ लो, दो जो पर्वत होते हैं वो उठ जाते हैं और बीच में जो रास्ता बन जाता है, तो ये जो भ्रंश पर्वत कहलाते हैं। भ्रंश पर्वत दूर दूर ये चले जाते हैं एक्सटर्नल फोर्स के कारण, तो रिफ्ट वैली का निर्माण हो जाता है बीच में। तो ये ध्यान रखना, जो ए लोकेशन है यहाँ, ये हमारी रिफ्ट वैली को दिखा रही है। छत्तीसगढ़ का मैदान बी को दिखा रही है, ये छत्तीसगढ़ का मैदान यहाँ था। छोटा नागपुर फिर इधर था, सी लोकेशन दिखा रही है छोटा नागपुर पठार। और वृष्टि छाया क्षेत्र ये था, डी। वृष्टि छाया क्षेत्र क्या होता है ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे, जहाँ वर्षा पहुँच नहीं पाती है एक तरह से, उसको वृष्टि छाया क्षेत्र कह देते हैं। नेक्स्ट, मालवा का पठार, छोटा नागपुर पठार, दक्कन का पठार तथा प्रायद्वीप में से अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य स्थित पठार है। तो अरावली और विंध्य के बीच कौन सा था? तो मालवा का पठार, क्योंकि अरावली ये था, अरावली के यहाँ था मारवाड़, फिर यहाँ मालवा था, यहाँ बुंदेलखंड, बागेलखंड, और यहाँ था विंध्य। तो ये अरावली और विंध्य के बीच ये कौन सा पर्वत है? तो ये कौन सा पठार है? ये मालवा का पठार था। दंडकारण्य क्षेत्र स्थित है, तो अभी देखा था दंडकारण्य छत्तीसगढ़ और ओडिशा में स्थित है। ये भारत का मैप था, तो भारत के मैप में यहाँ दंडकारण्य, ये बस्तर का पठार जिसे कह देते हैं, वो छत्तीसगढ़ में स्थित है। और
छत्तीसगढ़ और ओडिशा में दंडकारण्य स्थित है। दंडकारण्य भारत में स्थित है, मध्यवर्ती क्षेत्र में। तो ये आज का सेशन कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सीरीज़ के साथ जुड़े रहना, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।